कोविड का जो ये ईयर है हम सबके लिए बहुत ही निराशाजनक रहा। सबने बहुत संघर्ष किया है अस्तित्व के लिए। हमारे राजस्थान में बहुत अनफॉर्चुनेटली हमारे 11 भाइयों ने तो सुसाइड कर लिया था आर्थिक तंगी से परेशान होकर के, और बहुत सारे गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं उनको प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोगों को बहुत तरह के संघर्ष करने पड़े। हमारी 2 बहनों ने 21 दिन तक आमरण अनशन किया, सड़कों पे हमको उतरना पड़ा। पेरेंट्स की तरफ से नो स्कूल नो फीस का आया था, उसको गवर्नमेंट ने बहुत सीरियसली ले लिया और मीडिया ने भी उसको बहुत हवा दी। तो माहौल पूरा ऐसा बन गया कि हम सबके लिए स्कूल चलाना, फीस कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। पर अब मुझे लगता है कि ये स्थितियाँ धीरे धीरे अब ख़त्म हो रही है। हमारा कोरोना वैक्सीनेशन भी चल रहा है, राजस्थान में बहुत अच्छे से चल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि अब जल्दी ही सारी स्थितियाँ नॉर्मल होने लग जाएगी। अभी डिस्कशन के दौरान हम कह रहे थे कि ये साल तो बहुत बुरा गया, लेकिन अभी अगले साल की चिंता जब हम कर रहे हैं तो लगता नहीं कि अगला साल भी पूरी तरह से 100% नॉर्मल हो पाएगा, क्योंकि इसकी अगले साल की जो बिगिनिंग है, सेशन की शुरुआत है, वो इसी के रोल ओवर में थोड़ा नुकसान में जाएगा। तो अगला साल उतना बुरा शायद नहीं होगा, लेकिन 100% सही भी शायद नहीं होगा। इस बात की चिंता है हम सबको, क्योंकि न्यू सेशन तो अप्रैल से शुरू हो रहा है और अप्रैल तक अभी स्कूलें प्रॉपर खुलने वाली है नहीं। हमारे राजस्थान में कल ही ऑर्डर आया है कि इस सेशन में 5th तक की स्कूलें तो नहीं खोली जाएगी। तो जब नहीं खोली जाएगी, अप्रैल या जून जुलाई में सेशन जाएगा तो मुश्किल है। यहाँ पर बात आ रही है कि नीसा ने क्या किया अब तक। बहुत अच्छे काम किए, बहुत सारी बातें बताई गई। सब लोगों ने जो पॉसिबल था, जहाँ तक जो कर सकते थे, नीसा की टीम मेंबर्स, साथियों ने, एग्जीक्यूटिव्स ने और नीसा सेक्रेटरीट ने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है। उसको सब हमने सुना, अप्रिशिएट किया, वी वर पार्ट ऑफ इट। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी भी है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये जो कोरोना काल था, इट वॉज अ टेम्परेरी फेज। ये एक ऐसा काल था कि आया और चला भी जाएगा, किसी तरह से चला जाएगा। हमें केवल इस कोरोना काल से स्कूलों को बाहर नहीं लाना था, इस डिफ़िकल्टी से बाहर लाना। जो फीस का इश्यू था उस पर हमने सुप्रीम कोर्ट तक गए, नीसा भी गया, लेकिन वो हमारा लॉन्ग टर्म गोल नहीं है। ये हमारा एक शॉर्ट टर्म कोई प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। तो नीसा को अप्रिशिएट करना चाहिए इस मामले में। लेकिन नीसा एज अ होल, जब एजुकेशन की बात आती है तो वी मस्ट कंसिडर द लॉन्ग टर्म गोल्स। हमारे बहुत बड़े बड़े उद्देश्य हैं जिनके लिए नीसा एक पूरा राष्ट्रीय संगठन है और इससे बहुत इंटेलेक्चुअल लोग जुड़े हुए हैं। नीसा के एसोसिएशंस बहुत सारे लोगों से हैं, जैसा कि बताया गया कि नीसा का नीति आयोग से, फिर फिक्की से, फिर उसी तरह से भारतीय शिक्षण मंडल से, और बहुत सारे और जो लोग हैं, नीति निर्धारक हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए नीसा अब पूरी तरह से तैयार है। नीसा की कुलभूषण जी बार बार कहते हैं कि हमारी प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया है, बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, और कोई ऐसा डिपार्टमेंट या ऐसी एजुकेशन फैटर्निटी में कोई ऐसा नहीं होगा जो नीसा को नहीं जानता है। लेकिन नीसा को अभी बहुत कुछ ऐसा और करने की ज़रूरत है जो एजुकेशन के लिए बहुत चैलेंजिंग है। जिसमें जो डीबीटी की बात आती है, मैं उसको बहुत स्ट्रांगली अप्रिशिएट करता हूँ, एडवोकेट करता हूँ, एडवोकेसी करता हूँ उसकी, कि डीबीटी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी अगर नीसा इसको करवा पाता है। जैसा कि मुझे बताया गया कि बहुत ऊपर तक ये बात जा चुकी है। नीति आयोग के पनगड़िया जी ने भी अपने बातों में ये कहा है, अब तो हालांकि वो रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने डीबीटी को बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट किया है। भारतीय शिक्षण मंडल की तरफ से भी यही आ रहा है कि वो डीबीटी के लिए तैयार देश को कर रहे हैं और जल्दी डीबीटी आ सकता है। लेकिन जहाँ तक कुलभूषण जी से मेरी पिछले कई दिनों बात हुई थी, कलकत्ता के हमारे और साथी जो हैं सिलीगुड़ी से, उनसे भी बात हुई थी कि इससे रिलेटेड हमें कोई PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल अगर करें
तो इनिशिएट करना, जल्दी करना, क्योंकि देखिए सरकार है, सरकार की पॉलिसी अगर डिले हो जाती है, कभी कभी उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है और कभी कभी सरकारें भी चेंज हो जाती है। अगर बाई चांस ये सरकार जो अभी लग रहा है कि ये डीबीटी के लिए पॉजिटिव है, भगवान ना करे या कभी कोई सरकार चेंज हो जाए या कोई दूसरी विचारधारा की सरकार आ जाए, तो फिर हमारा जो एफर्ट है, जो जिस लाइन पे हमने जिस डायरेक्शन पे काम किया है, शायद वो हमारा रिजल्ट हमको नहीं दे पाए। तो हमें कोई ऐसा ठोस काम करने की ज़रूरत है कि वो काम फिर माहौल भी बनाए। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में कोई PIL लगा देते हैं और वो PIL अगर एक्सेप्ट हो जाती है, तो फिर उसकी हमें मीडिया में लेकर के जाने और एक माहौल बनाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। तो अगर हम उस तरह की चीज़ पे चलें तो हमारा एक ठोस कदम, और अगर ये डीबीटी लागू हो गया तो द क्रेडिट कि भाई नीसा का एफर्ट है वो एक सर्टिफाई हो जाता है कि यह इट वाज अ एफर्ट बाय नीसा। तो इस तरह का हमें कोई इनिशिएटिव लेकर के करना चाहिए। कोर्ट के बहुत सारे केसेस नीसा कर रहा है, तो ये एक छोटा सा काम और किया जा सकता है फ्रॉम द साइड ऑफ द पेरेंट्स, क्योंकि स्कूल नहीं कहेगा कि हमें डीबीटी चाहिए, नीसा नहीं कहेगा, बल्कि इट विल कम फ्रॉम द साइड ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। तो ये एक मेरा सजेशन है। दूसरा, जो एक बहुत बड़ा देश का इश्यू चल रहा है, मैं लॉन्ग टर्म और बड़े गोल्स की बात कर रहा हूँ जो नीसा से एक्सपेक्टेड है। हम प्रांतीय लेवल पे कोई भी काम करेंगे तो वो एक उस स्टेट को इफेक्ट करेगा, लेकिन नीसा जब कोई काम करता है तो इट विल अफेक्ट द होल कंट्री एंड द एजुकेशन सिस्टम एज अ होल। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, पास हो गई, फ्लोट हो गई, अब उसको इम्प्लीमेंट करना बाकी है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होती है। इम्प्लीमेंटेड के स्टेजेस होते हैं, उसको स्टेज वाइज इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन इसमें एक जो बड़ी बात आ रही है कि अभी तक RTE, राइट टू एजुकेशन, 1st to 8th क्लास, राइट फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स तक था RTE, लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें फ्रॉम नर्सरी टू ट्वेल्थ ये RTE है। लेकिन RTE जैसा कि हमारे नीसा भी कहता है और हम लोग बहुत सारी टॉक्स में कह चुके हैं कि इट इज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ द सेंचुरी। देश का सबसे बड़ा फ्रॉड अगर कुछ है एजुकेशन में तो RTE है, क्योंकि जिस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिस तरीके से ये लोगों के बीच में आ रहा है, वो फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो RTE को रिप्लेस अगर कोई चीज कर सकती है तो वो DBT कर सकती है। अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अगर हम इम्प्लीमेंट कर सके तो राइट टू एजुकेशन में, जिस तरह से राइट टू एजुकेशन में पैसा या फंडिंग सरकार की तरफ से जो होती है वो स्कूल को होती है, और स्कूल को होने के पहले बहुत सारे स्टेजेस कवर करनी पड़ती है। हमारा राजस्थान में तो लॉटरी सिस्टम होता है एडमिशन के टाइम पे सेंट्रलाइज, और फिर लॉटरी सिस्टम में जब सब कुछ हो जाता है, बच्चे का एडमिशन हो जाता है, तो बहुत तरह की फॉर्मेलिटीज़ होती है, बहुत फॉर्म्स भरे जाते हैं, फिर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स आते हैं, और जो पैसा मिलना होता है वो 3-3 साल तक नहीं मिलता, और मिलता है तो उसमें बहुत सारा पैसा कमीशन में, देने में, इंस्पेक्टर से अप्रूवल्स में और इन सब चीज़ों में चला जाता है। तो ये इससे बड़ा और फ्रॉड क्या हो सकता है कि हमें 25% बच्चे को पढ़ाना है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसका रीइंबर्समेंट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली रीइंबर्समेंट होता नहीं है, समय पे नहीं होता है, और ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो चल रहा है। इसको रोकने के लिए अगर हमें करना है तो हमें DBT की तरफ देश को ले जाना होगा। और अभी तक के एफर्ट्स बहुत अच्छे हैं, नीसा ने एडवोकेसी बहुत अच्छी की है, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स और बहुत सारी चीज़ें बनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी और तेजी लाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा इसको स्ट्रांगली करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये समय सही है। अगर हमने इसको स्लो कर दिया या ये सोच लिया कि किसी भी चीज़ को टाइम तो लगता ही है ना। 1857 की क्रांति के बाद 1947 में जाके आज़ादी मिली थी, तो 100 साल का पीरियड लग जाता है। शर्मा जी, हमारे पास 100 साल का पीरियड नहीं है, हम सबको बहुत जल्दी करना है, हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते कि DBT लागू हो। अगर टाइम है तो अब समय है। और दूसरा, एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी पे हमको काम करना चाहिए, पारदर्शिता लानी चाहिए। एजुकेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी से मेरा मतलब है कि कभी कभी प्राइवेट स्कूलों से तो ये कहा जाता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ें
शो करोगे, आपके टीचर्स कौन है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, यू मस्ट शो इट ऑन योर वेबसाइट। लेकिन यही चीज़ क्या गवर्नमेंट स्कूलों के लिए लागू है? Yes. क्या गवर्नमेंट इज ट्रांसपेरेंट? We will expect that मैं also. केवल नीसा से ये बहुत बड़ा एक बना करके एक हमें इसको भी एक PIL का पार्ट बनाना चाहिए कि गवर्नमेंट से ये पूछा जाए कि आपके यहाँ पर आपका एजुकेशन का बजट क्या है, आपका पूरे साल भर का, और वो बजट कैसे अलोकेट होता है, वो खर्च कहाँ होता है, पर स्टूडेंट पर चाइल्ड आपका एक्सपेंडिचर क्या है, ये ओवरऑल स्टेट का भी बताना चाहिए। एंड एट एवरी स्कूल, हर स्कूल के बाहर एक बोर्ड पर उनको लगाना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल के बाहर, कि इस स्कूल में कितने टीचर हैं, कितने अप्रूव्ड पोस्ट हैं, कितनी खाली हैं, पोस्ट कितनी खाली है, यानी टीचर इतने होने चाहिए लेकिन हैं कितने, उसके बाद उनका टोटल पेमेंट कितना आता है, और उस स्कूल में स्टूडेंट कितने पढ़ते हैं, और पर स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर उस पर्टिकुलर स्कूल में क्या है। ये जब तक हम ट्रांसपेरेंसी पे काम नहीं करेंगे तब तक हम लुटेरे कहलाएंगे। हमको लुटेरे इसलिए कहा जाता है कि वी आर ट्रांसपेरेंट, हमारी फीस चार्ट है, हमारा फीस चार्ट हम एडमिशन के टाइम पर लोगों को बताते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई फीस चार्ट नहीं है। Yes, sir. क्या गवर्नमेंट में फीस नहीं लगती? गवर्नमेंट में फीस लगती है, और वो आपका मेरा टैक्स पेयर का पैसा है, और वो टैक्स पेयर का पैसा किस तरह से फिजूल जाया हो रहा है, पानी की तरह बह रहा है, कोई आउटपुट नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। हम जिस क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम जिस क्वालिटी के लिए मर रहे हैं, हम अगर थोड़ा सा पैसा लेते हैं, हम डायरेक्ट लेते हैं पेरेंट से, जो पेरेंट हमें पैसा देता है वी आर आंसरेबल टू दैट पेरेंट। लेकिन गवर्नमेंट में प्रॉब्लम क्या है कि पैसा कोई और दे रहा है टैक्स पेयर, और उसका उपभोग कोई और कर रहा है। जो कर रहा है गरीब आदमी, उसको पता नहीं, चूंकि उसको फ्री में मिल रहा है इसलिए वो क्वेश्चन करने का उसको हक ही नहीं है, क्योंकि उसे तो फ्री में मिल रहा है। और टैक्स पेयर जो पैसा दे रहा है उसे ये नहीं पता कि मेरा पैसा कहां जा रहा है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है, जब तक नीसा एक इस तरह के बड़े गोल पे काम नहीं करेगा, जिस तरह से हमारे देश में राइट टू इंफॉर्मेशन जब लागू हुआ था तो बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, उसी तरह से जब तक हम इस ट्रांसपेरेंसी पे बात नहीं करेंगे कि ईच एंड एवरी स्कूल मस्ट शो कि आपके यहाँ पर आपका पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर उस पर्टिकुलर जगह पे क्या है, केवल उतना भी शो कर दे जो कि स्कूलों के टीचर्स के ऊपर पेमेंट हो रहा है। बाकी चीजें इनके यहाँ पे गवर्नमेंट में डायरेक्टली पेमेंट एक जगह से होता है, दूसरे बहुत तरह से फंडिंग होती है, कहीं वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा है, कोई उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है, कहीं भामाशाह के नाम से दानदाताओं से पैसे ले लेते हैं, कोई डोनेशन ले लेते हैं, ये बिल्डिंग बनाने के लिए, ये फंड के लिए, उस पैसे का कहीं कोई हिसाब नहीं होता, वो कॉस्ट में नहीं जुड़ता है। जबकि प्राइवेट स्कूल वाला जमीन खरीदने से लेकर के फर्नीचर, कंप्यूटर, लैब बनाने, बिल्डिंग बनाने तक का खर्चा सारा अपनी तरफ से करता है, और उसके बाद जब वो एजुकेशन देता है तो भी उनके लिए सारी ट्रांसपेरेंसी, सारे बंधन लागू किए जाते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि हमें फॉर प्रॉफिट स्कूल की बात करनी चाहिए, तो फॉर प्रॉफिट स्कूल तो हमारा एक बहुत बड़ा हमारा होना ही चाहिए कि फॉर प्रॉफिट हम स्कूल की बात करें। और क्यों नहीं हो फॉर प्रॉफिट? आज के इस देश में जब गवर्नमेंट सबके लिए कह रही है कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, प्राइवेट से ये बेनिफिट है, जब किसान का जब ये लॉ लागू किया है 3 किसानों के लिए, तब भी सरकार ये कह रही है कि प्राइवेट प्लेयर्स को हमें करना है। जब सब चीज़ों में कर रही है तो वाई नॉट इन एजुकेशन? एजुकेशन को प्राइवेट क्यों नहीं? आज ये पुराने ज़माने की बातें हम पकड़ करके बैठे हुए हैं। पुराने ज़माने में जो कुछ होता था, अगर उसी को कंसीडर करते रहेंगे तो पुराने ज़माने में जो चल रहा था, क्या उस सिस्टम से हमारे देश का एजुकेशन आज सही चल रहा है? अगर आज उस सिस्टम से नहीं चल रहा है तो वाई डोंट वी ओपन इट? उसको खुला क्यों नहीं छोड़े हम? और उसको खुला छोड़ने के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं? सरकार टैक्स लगाए हमारे पर, जो हम प्राइवेट में अगर पढ़ाना चाहते हैं। आज कोचिंग इंडस्ट्री है, कोचिंग इंडस्ट्री को किस तरह से फ्रीडम दी हुई है, वो कुछ भी फीस चार्ज करते हैं, वो कहीं उनके पर कोई क्वेश्चन नहीं होता है। उनके टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, किस साइज के कमरे में पढ़ा रहे हैं, किस तरह की उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके यहाँ पर क्या साइज है क्लासरूम की, एक एक क्लास में 3 और सरकार हमें एक पैसा नहीं देती। पैसा कोई आप दोगे नहीं, कंट्रोल सारा रखोगे, ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप हमें पैसा दें तो आप हमें कंट्रोल कीजिए। पैसा हमें पेरेंट देते हैं, वी आर लाइबल टू देम, वी आर आंसरेबल टू द पेरेंट्स।
हम उनको आंसर दे रहे हैं और वो आंसर से हमारे खुश हैं, हमारी क्वालिटी, हमारी सेवा से खुश है, इसीलिए हमारे पास आ रहा है, पैसा दे के आ रहा है। सरकारी स्कूल खाली पड़े हुए हैं, आप फ्री में पढ़ा रहे हैं, फिर भी वहां कोई नहीं जा रहा है। हम पैसा ले रहे हैं, फिर भी चला के हमारे पास आ रहे हैं। हमारे पास कुछ है, लेकिन हम आत्मसम्मान तभी हमें मिल सकता है जब नीसा जैसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली अपनी बात करे और ऐसा एक करे कि भाई ट्रांसपेरेंसी इन एजुकेशन गवर्नमेंट में आना चाहिए, हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए कि हम स्कूल चलाएं, हमारी मर्जी हो तो हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के रूप में चलाएं, चलाइए, हम चैरिटेबल के रूप में चलाते हैं। आप जितनी बंदिशें हमें हमारे पे लगा रहे हैं लगाइए। मैं 3 तरह के स्कूलों की एडवोकेसी करता हूं। नंबर 1 इज गवर्नमेंट स्कूल, नंबर 2 इज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड नंबर 3 इज फॉर प्रॉफिट। ये तीसरा जो है फॉर प्रॉफिट आप चलाने दीजिए, जिसको चलाना है वो चलाए, लाइक ए कोचिंग इंस्टीट्यूशन विद ऑल काइंड्स ऑफ फ्रीडम। और देखिए अगर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आज जब एक बच्चा इंटरनेशनली, अभी हमने देखा बायजूस और ये जितने भी हमारे वेदांतु और ये सारे ऐप है, वर्ल्ड में बैठा हुआ कोई भी टीचर कहीं से भी किसी को भी पढ़ा सकता है। तो आप मुझे फोर्स क्यों करते हो कि आपको इस साइज के कमरे में पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है, इससे पढ़ना है? व्हाई यू आर फोर्सिंग मी? जब एजुकेशन पूरी तरह से यूनिवर्सल हो चुका है, ग्लोबल हो चुका है, तो आप मेरे पे बंदिशें क्यों लगा रहे हो? दूसरी तरफ आपने छोड़ रखा है कि ओपन स्कूल, ओपन कॉलेज, ओपन यूनिवर्सिटी। जब सब कुछ ओपन है तो एजुकेशन को भी आप मेरे एग्जाम लीजिए ना, आप जैसी चाहिए वैसी एग्जाम लीजिए। आप सिलेबस आप डिसाइड कीजिए, एग्जाम आप लीजिए, लेकिन उस एग्जाम के लिए मैं तैयार कैसे करवाता हूँ वो तो मेरे पे छोड़ो ना। मैं दिन में कराता हूँ, रात में कराता हूँ, मेरे किसी टीचर से करवाता हूँ। आपने बीएड की बंदिशें लगा रखी है कि टीचर ट्रेंड होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है कि साहब टीचर ट्रेंड नहीं है। मैं तो कहता हूँ मेरे यहाँ ट्रेंड नहीं है, गवर्नमेंट में तो टीचर ही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं, वहाँ बिना टीचर के स्कूल चल रहे हैं, मेरे टीचर में आप बीएड ढूंढ रहे हो। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हमें नीसा को बहुत स्ट्रांगली एडवोकेसी करनी चाहिए, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बना करके, और कुछ पीआईएल के द्वारा करना चाहिए हमें। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक ये एजुकेशन सेक्टर की जो ब्रॉडर प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होंगी। हमें बड़े प्रॉब्लम्स पे विचार करना होगा, क्योंकि बाकी अगर ये बड़े प्रॉब्लम्स पे हम विचार करते हैं तो छोटे छोटे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व